रघुनाथ और सेठानी सावित्री देवी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम चंदू था। चंदू बहुत ही नकछड़े स्वभाव का था। जब चंदू जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब चंदू ने कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जो भी पत्नी बने मैं उसे रोज 10 जूते मारूं। सेठ रघुनाथ और सावित्री देवी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन अपनी बेटी इसे देगा रोज 10 जूते खाने के लिए। एक दिन उसी नगर में एक सेठ आया जिसका नाम हरिशंकर लाल था, जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें चंदू के बारे में बता दिया कि सेठ रघुनाथ के यहाँ भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तब सेठ हरिशंकर लाल सेठ रघुनाथ और सावित्री देवी से मिलने उनके घर आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। चंदू भी वहीं मौजूद था। चंदू ने झट से कह दिया, देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं रोज 10 जूते मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह रोज 10 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की के पिता हरिशंकर लाल ये सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पीटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ हरिशंकर लाल वहां से उठकर अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया? हरिशंकर लाल बोले, मैंने तो साफ मना कर दिया, तुम ही बताओ, अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन देगा? सेठानी बोली, अच्छा ही किया जो आपने ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। पास ही उनकी बेटी तारा खड़ी सब सुन रही थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार तारा बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए और बोले, बेटी, तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा? तारा बोली, पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उसी लड़के से करवा दीजिए। हरिशंकर लाल को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से उस सनकी से विवाह करना चाहती है। उन्होंने फिर समझाया, अरे पगली, 10 जूते रोज खाकर तो तुम्हारे सिर के बाल उड़ जाएंगे। ऐसे पागल आदमी से शादी क्यों करेगी? तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पर तारा नहीं मानी। वह बार बार यही कहती रही, पिताजी, आपको मेरी कसम है, आप मेरा विवाह उसी से कर दीजिए। आखिरकार हरिशंकर लाल फिर से सेठ रघुनाथ के घर गए और चंदू से कहा, बेटा, अगर तुम्हें दान दहेज चाहिए तो बताओ, जो मांगोगे देंगे, पर यह शर्त तो हटा दो कि रोज अपनी पत्नी को 10 जूते मारोगे। चंदू बोला, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मेरी शर्त यही रहेगी, अगर शादी करनी है तो करो, वरना अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ढूंढ लो। अब लड़की के पिता क्या करते? बेटी की भी यही जिद थी, सो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और तारा दुल्हन बनकर चंदू के घर आ गई। सेठ हरिशंकर लाल ने खूब दान दहेज भी दिया। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू तारा का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद तारा की सास सावित्री देवी ने उसे खाना खिलाया और रात को उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली रात तारा अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी चंदू आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। तारा ने कहा, देखिए, 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, तो मैं इन 10 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी शादी की, आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं मारा, तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाएंगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना मैंने खाया वह आपके पिता रघुनाथ सेठ की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कुछ खाया है, तो आप किस अधिकार से मुझे जूते लगाएंगे? पहले अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ, तभी तो तुम 10 जूते लगाने के हकदार हो पाओगे। यह सुनकर चंदू बिल्कुल चुप हो गया। वह सोचने लगा कि बात तो सही कह रही है, जो कुछ भी है वह सब उसके माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि उसने खुद तो अब तक कुछ कमाया ही नहीं। चंदू को अपनी पत्नी की बात सुनकर एक झटका सा लगा और वह अगले दिन अपने पिता के पास गया और अपने पिता को सारी बात कह सुनाई। चंदू की बात सुनकर रघुनाथ सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले, बेटा, बात तो तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना धन है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर बेटा, बात तो यही है कि इसमें तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं है। चंदू को यह बात चुभ गई और उसने अगले ही दिन से व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता रघुनाथ सेठ एक बड़े व्यापारी थे जो जहाजों पर माल लादकर दूसरे देशों में खरीदने बेचने का काम करते थे। चंदू ने भी यही व्यापार करने की ठानी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक जहाज दे दीजिए और व्यापार के लिए थोड़ा धन दे दीजिए। आप देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा।
इतना कहकर चंदू ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारी ली और व्यापार करने के लिए चल पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी तारा से कहा, तुम देखना, मैं जल्दी ही बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना समय मुझे रास्ते में लगेगा, हर दिन के हिसाब से तुम्हें उतने ही जूते लगाऊंगा। यह सुनते ही तारा ने हंसते हुए कहा, ठीक है मेरे स्वामी, जब आप लौट कर आओगे तो मेरा सिर आपके सामने झुका होगा। जितनी मर्जी हो उतने जूते लगा लेना। चंदू सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ छलक रही थी। उसके माता पिता को अब यह सोचकर संतोष हो रहा था कि उन्हें बहुत ही समझदार बहू मिली है, जो उनके बिगड़ैल बेटे को अवश्य ही सही रास्ते पर ले आएगी। इधर चंदू अपने पानी के जहाज में सफर कर रहा था। 3-4 दिन का सफर उसने तय कर लिया था। एक दिन चंदू ने एक बंदरगाह पर रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने वहीं अपने जहाज को किनारे पर लगवाया और उस नगर का जायजा लेने के लिए बाहर निकल गया। जिस शहर में वह रुका था वह ठगों का शहर था। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा सामने से एक आदमी लाठी के सहारे चला आ रहा है। जब वह आदमी उसके पास आया तो चंदू ने देखा कि उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, जिससे पता चलता था कि वह एक आंख से अंधा है। उस एक आंख वाले आदमी ने चंदू से कहा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक थे। चंदू बड़ा हैरान हुआ। उसने उस आदमी को कभी देखा भी नहीं था और वह अंधा उसे ऐसे पहचान रहा था जैसे उसे जानता हो। चंदू ने उस आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, जरा खुलकर बताओ। तब वह एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तब मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी और उनसे 10,000 रुपए लिए थे। अब मैंने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप आया या बेटा, मुझे मेरी आंख चाहिए। ये लो अपने 10,000 रुपए और मेरी आंख वापस करो। ये सुनकर चंदू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं, ना ही उसके पिताजी ने कभी उससे इस बारे में कुछ कहा था। उसने उस एक आंख वाले से कहा, भाई, इस समय मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है, ना ही मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख जरूर लेता आऊंगा। इतना कहकर चंदू आगे बढ़ने लगा। तभी वह एक आंख वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। वह सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये मेरी आंख वापस नहीं कर रहा है, जबकि मैं इसके पैसे लौटाने को तैयार हूँ। मुझे अभी मेरी आंख चाहिए। और बोला, अगर इसके पास मेरी आंख नहीं है तो अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे। आसपास खड़े लोगों ने भी चंदू को घेर लिया और उस एक आंख वाले की आंख लौटाने का दबाव बनाने लगे। ये सब देखकर चंदू घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। चंदू ने कहा, अभी मेरे पास इसकी आंख नहीं है, अगली बार जब आऊंगा तो इसकी आंख लेकर आऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन कोई भी उसे जाने देने को तैयार नहीं था। तभी वहां एक आदमी ने सलाह दी, अभी इसे कुछ पैसे देकर मामला निपटा दो। उस एक आंख वाले ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो, बाकी जब अगली बार आओगे तो मेरी आंख लेते आना। चंदू ने मजबूरी में उसे 5,000 रुपए दे दिए। वह आदमी पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। चंदू ने सोचा, चलो बला टली, 5,000 में ही पीछा छूट गया। चंदू यही सब सोचता हुआ नगर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने नगर के द्वार में कदम रखा, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक टांग वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास आकर वही बात कही, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक निकले। तुम्हारे पिता के पास मेरी एक टांग गिरवी रखी है और इस बार उन्होंने तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। चंदू फिर से चक्कर में पड़ते हुए बोला कि मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने 8,000 में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, तुम अपने रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग वापस कर दो। चंदू फिर से बहुत परेशान हो गया। उसे पिछली घटना याद आई और वह सोचने लगा कि अगर इस बार भी उसने मामला निपटाया नहीं तो यह आदमी भी भीड़ इकट्ठी कर देगा और बवाल करेगा। इसलिए उसने सोचा कि इसे भी कुछ पैसे देकर पीछा छुड़ा देना चाहिए। चंदू बोला, देखिए भाई साहब, अभी तो मेरे पास आपकी टांग नहीं है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर ही आऊंगा, तब तक तुम कुछ पैसे लेकर मामला खत्म कर दो। उस लंगड़े आदमी ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 4,000 दे दो और अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। चंदू ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे 4,000 दे दिए और वह लंगड़ा आदमी वहां से चला गया। अब चंदू बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर देख रहा था कि यहाँ से क्या खरीदा और बेचा जा सकता है। तभी उसकी नजर बाजार में एक घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। चंदू ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो भी देखे बस उसी में खो जाए। चंदू को अपनी ओर देखता पाकर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। चंदू खींचा चला गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो औरत ने पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? चंदू ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो उस औरत ने कहा,
फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए, और हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने चंदू को घर में बैठाया और दूध लाने चली गई। कुछ देर बाद वह अंदर से लौटी तो उसके हाथ में सोने का गिलास था जो दूध से भरा हुआ था। उसने वह गिलास चंदू को दिया। चंदू ने मेहमान नवाजी समझकर सारा दूध पी लिया। जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा, वहीं एक बिल्ली आई और उस गिलास को मुंह में दबाकर चंदू के जहाज में ले गई और वहीं रख दिया। चंदू को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। अब जैसे ही वह वहां से जाने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने कहा, अतिथि महोदय, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। चंदू ने वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, लेकिन वहां गिलास था ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री भी एक ठगनी थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगा करती थी। चंदू कहता रहा कि उसने गिलास यहीं रखा था और वह औरत कहती रही कि उसने गिलास चुराकर अपने किसी साथी को जहाज तक पहुंचा दिया है। अब उन दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ को देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन चंदू अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं। तभी वहां से कोतवाल गुजरा। कोतवाल ने जब सारी बात सुनी तो उसने कहा कि मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेता हूँ। कोतवाल ने जब चंदू की तलाशी ली तो सोने का ग्लास उसके पास नहीं मिला। तब वह सुंदर महिला बोली, कोतवाल साहब, इसने किसी के जरिए मेरा सोने का गिलास अपने जहाज में छिपा दिया होगा, इसलिए इसके जहाज की तलाशी ली जाए। कोतवाल जब चंदू के जहाज की तलाशी लेने गया तो वहां उसे सच में सोने का गिलास मिल गया। ये देखकर कोतवाल ने चंदू को गिरफ्तार कर लिया और वहां के राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने चंदू को 6 महीने की सजा सुनाई और उसका जहाज भी जब्त कर लिया। 6 महीने जेल में रहने के बाद जब चंदू छूट कर बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गरीब और असहाय की तरह चंदू सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने चंदू से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो। चंदू ने अपनी पूरी कहानी उस आदमी को बता दी। वह आदमी चंदू की हालत पर बहुत दया से भर गया। उसने कहा, भाई, यह ठगों की नगरी है। जो एक बार इसमें फंस जाता है उसका निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, तुम्हारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है, चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट पालता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष बनाकर मेरे साथ नाचना, मैं गाऊंगा। इस तरह हम दोनों 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, वरना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। अब चंदू के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, सो उसने उस आदमी की बात मान ली और औरत का भेष बनाकर उसके साथ नाच गाना शुरू कर दिया। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। उधर तारा अपने पति चंदू का इंतजार कर रही थी। 8 महीने बीत जाने के बाद भी जब चंदू वापस नहीं आया तो तारा ने अपने सास ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। सेठ रघुनाथ बोले, बहू, तुम इतने बड़े संसार में उसे कहाँ ढूंढोगी, मैं ही उसे ढूंढ लाऊंगा। तारा ने कहा, नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो चली है, आप घर पर ही रहिए। मेरे पति मेरी वजह से ही घर से निकले थे, इसलिए उन्हें वापस लाना मेरा ही कर्तव्य है। आप बस मुझे पानी के 2 जहाज और कुछ धन दे दीजिए ताकि मैं उन्हें वापस ला सकूं। रघुनाथ सेठ ने पानी के 2 जहाज और बहुत सारा धन बहू को दे दिया और आशीर्वाद देकर बेटे को वापस लाने की अनुमति दे दी। तारा के जाते समय ससुर ने कहा, बेटी, अकेली मत जाना, हमारे पास 5 विश्वस्त आदमी हैं, उन्हें साथ ले जाओ, और एक पालतू कुत्ता भी जो तुम्हारे इशारे पर अपनी जान देने को भी तैयार होगा। तारा ने ससुर की बात मानकर वे 5 आदमी और कुत्ता साथ ले लिया और जहाज पर बैठकर अपने पति चंदू को ढूंढने निकल पड़ी। 4 दिन तक जहाज समंदर में चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक बंदरगाह पर रुका। तब तारा ने मर्दाना भेष धारण किया और जहाज से उतरकर अपने आदमियों के साथ उस नगरी का जायजा लेने लगी। तारा ने अपने आदमियों से कहा, मुझे लग रहा है कि मेरा पति इसी नगरी में है, तुम सब यहीं जहाज में रहकर मेरा इंतजार करना, मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। तभी अचानक वही एक आंख वाला आदमी तारा के पास आ खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तुम्हारे पिताजी तो बड़े ही तेज निकले। तारा ने उस आदमी को देखा तो उससे पूछा, काका, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब वह एक आंख वाला आदमी बोला, बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 10,000 रुपए में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी। अब बेटा हो या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी आंख वापस चाहिए। लो, अपने 10,000 रुपए और मेरी आंख मुझे लौटा दो। तारा यह सब देखकर समझ गई कि यह जरूर कोई ठग है और वह ठग नगरी में ही पहुंच गई है। उसे यह भी लगा कि शायद उसका पति भी इन्हीं ठगों के बीच कहीं फंसा हुआ होगा। तारा ने कुछ देर सोचा और इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही कहीं रखी है, जरा ढूंढ कर लाओ। उसके आदमियों ने कुछ देर जहाज पर ढूंढने का नाटक किया और फिर आकर बोले, हुजूर, वहां तो बहुत सारी आंखें रखी हुई हैं, लेकिन काका की आंख के मेल वाली आंख हमें मिल ही नहीं रही है। यह सुनकर तारा बोली, अच्छा,
इनके मेल की आंख नहीं मिल रही है तो ऐसा करो कि एक चाकू लेकर आओ और काका की यह दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके काका की आंख ला कर दो। अब वह एक आंख वाला आदमी यह सुनकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे कोई आंख वांख नहीं चाहिए। इतना कहकर वह वहां से दौड़ गया। ये सब देखकर तारा के साथियों ने तारा से कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, इसलिए हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तारा ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपने 2 साथियों को साथ चलने के लिए कहा। बाकी 3 साथियों से कहा, हमारे जहाज की भी तो रखवाली करनी है, सो तुम वहीं जहाज में छुप कर बैठे रहो पालतू कुत्ते के साथ। इतना कहकर तारा अपने 2 साथियों को लेकर आगे नगरी की तरफ बढ़ गई। जब तारा नगरी के द्वार पर पहुंची तो सामने से एक टांग पर लंगड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और उलाहना देते हुए बोला, क्या इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तब मैंने अपनी एक टांग उनके पास गिरवी रखी थी। खैर बेटा हो या बाप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मेरी टांग मुझे लौटा दो और अपने 8000 ले लो जो मैंने तुम्हारे पिताजी से लिए थे। तारा समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रही है। उसने विनम्रता से कहा, काका, हमारे जहाज पर बहुत सारी टांगे लदी हुई हैं, पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांग गिरवी रख रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है ये कैसे पता चले? इसलिए एक काम करो, अपनी यह दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का नाप मिलाकर सही टांग ला सके। तारा ने अपने साथियों को इशारा किया और कहा, चलो काका की टांग काट लो। ये सुनकर उस लंगड़े आदमी के होश उड़ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, रहने दो, मुझे मेरी टांग नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर वह एक टांग पर ही दौड़ गया और वह आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। तारा और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर तारा थोड़ी और आगे बढ़ी और बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो काफी देर से उसे ही घूर रही थी। तारा से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से तारा को अपने पास बुलाया। मर्दाना भेष के कारण वह स्त्री तारा को एक मर्द ही समझ रही थी। तारा उसके पास पहुंची और बोली, कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया है? तब वह सुंदर स्त्री बोली, लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। तारा बोली, अगर यह तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे। तारा को बिठाकर वह औरत घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भर कर ले आई। तारा ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही तारा ने गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ गई। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देख लिया कि बिल्ली जहाज की तरफ आ रही है तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर तारा के तीनों साथी चौकन्ने हो गए और उन्होंने बिल्ली को लठ मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए वापस उस ठगनी के घर में आकर पलंग के नीचे बैठ गई। दूध पीकर जैसे ही तारा जाने लगी, उस ठगनी ने तारा से कहा, हे परदेसी, तुमने दूध तो पी लिया पर मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। तारा ने चारों तरफ देखा लेकिन गिलास का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है। जब यह बात कोतवाल के कानों में पड़ी तो कोतवाल भी वहां आ गया और बोला, परदेसी, इस औरत का सोने का गिलास निकालकर इसे वापस दे दो। तारा ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा था, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वह ठगनी बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने की मुहरें लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और तलाशी ली पर वहां कोई गिलास नहीं मिला। अब तारा ने गरज कर कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तलाशी तो ले ली, अब इसके घर की भी तलाशी लो। हो सकता है इसने ही अपना गिलास अपने घर में छुपा रखा हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने उस औरत के घर की तलाशी शुरू की तो देखा कि पलंग के नीचे बिल्ली वह सोने का गिलास मुंह में दबाए बैठी थी। यह देखकर कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया और उसने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तारा उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति चंदू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के चौराहे पर पड़ी। वहां एक आदमी गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। तारा को वह स्त्री जानी पहचानी लगी। तारा ने अपने साथियों को आदेश दिया, इन दोनों को बुला कर लाओ। वे दोनों को लेकर आए। तारा ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें यह स्त्री कहाँ से मिली? उस आदमी ने कहा, यह कोई स्त्री नहीं, यह पुरुष है और वक्त का मारा हुआ है। हम दोनों पेट भरने के लिए यह नाच गाना करते हैं। अब तारा ने अपने पति चंदू को पहचान लिया, लेकिन चंदू अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका क्योंकि तारा मर्दाना भेष में थी। तब तारा ने चंदू से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे अच्छा काम दूंगा। चंदू तैयार हो गया। तारा चंदू को अपने जहाज पर ले आई और उसे नहाने के लिए पानी दिया। साथ ही उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और उसे चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े पहनने को दिए। अब चंदू फिर से अपने पुराने अवतार में आ गया था। चंदू बहुत खुश था
कि चलो अब इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा मिला। तारा ने चंदू से कहा, देखो चंदू, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है। मैं एक जहाज लेकर जा रहा हूँ और तुम मेरे इस जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगा। अगर मैं 10 दिन बाद वापस नहीं आया तो यह जहाज और उस पर लदा सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर चंदू बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर यह वापस आ गया तो 500 सोने की मोहरें मिलेंगी, और अगर वापस नहीं आया तो माल से भरा जहाज मेरा हो जाएगा। उसने झट से हाँ कर दी। अब तारा अपने साथियों के साथ वापस लौट चली और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। यह खबर सुनकर वे बहुत खुश हुए। इधर चंदू को जहाज में 12 दिन बीत गए और जब तारा वापस नहीं आई तो चंदू ने सोचा, अब तो सौदागर वापस नहीं आएगा, अब यह माल से भरा जहाज मेरा हुआ। यह सोचकर वह जहाज लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। 4 दिन के सफर के बाद चंदू अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि इतने दिन वह घर से दूर रहा। 10 जूते रोज के हिसाब से कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर चंदू जूता लेकर तारा के पास पहुंचा। अब भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा करते हुए तारा से कहा, तुम्हारे पिता ने सारी जिंदगी में इतना धन नहीं कमाया होगा जितना मैं कमा कर लाया हूँ। यह सुनकर तारा की हंसी छूट गई। उसे हंसते देख चंदू को जैसे आग लग गई। वह बोला, तुम क्यों हंस रही हो? अपना सिर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। तारा बोली, जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। चंदू ने गुस्से से कहा, क्यों, तुम अपने वादे से मुकर रही हो? तारा ने कहा, क्या सच में यह धन तुम कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया है? यह सुनकर चंदू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तारा ने पास रखा बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें चंदू के स्त्री वाले कपड़े रखे थे, जिन्हें पहनकर वह चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही चंदू शर्म से पानी पानी हो गया और आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। तारा ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया था, जिसने तुम्हें माल से भरा जहाज दिया, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। यह सुनते ही चंदू का घमंड चकनाचूर हो गया। वह हाथ जोड़कर तारा से माफी मांगने लगा और बोला, भाग्यवान, इस बात को यहीं दबा दो, किसी और को मत बताना कि मैं इस हालत में फंसा था। तारा हंसते हुए बोली, तो जनाब, अब आप 10 जूते नहीं मारेंगे? अब चंदू की सारी अकड़ निकल चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाग्यवान, चाहो तो तुम मुझे रोज 10 जूते मार लिया करना, बस इस राज को राज ही रहने देना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो खुद को बहुत चतुर समझकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है, असल में वही सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता है, क्योंकि सच्चाई और समझदारी आखिर में सब पर भारी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानी देखने के लिए बने रहे।